डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में कोरोना संक्रमण के सामान्य मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि सक्रिय मामलों का आंकड़ा अब भी 80,000 के करीब बना हुआ है। इसलिए यह तो नहीं माना जा सकता कि हमें कोरोना से मुक्ति मिल गई है, बल्कि अब तो विषाणु के एक और नए रूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने एक बार नींद उड़ा दी है। ओमिक्रॉन के रोजाना बढ़ते मामले उन दिनों की याद ताजा कर रहे हैं जब पिछले साल देश में इसी तरह कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे थे। ज्यादा चिंता की बात इसलिए भी है कि विषाणु का यह नया रूप कोरोना के पिछले रूपों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है। महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि यह डेल्टा जैसी रूप की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाला विषाणु है। जाहिर है, जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ेगा, संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। यह आशंका तो व्यक्त की ही जा रही है कि जनवरी के मध्य तक ओमिक्रॉन के करीब 1.5 लाख मामले रोजाना आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगर जरा भी ढिलाई या लापरवाही बरती तो यह विषाणु कहर बरपाने में देर नहीं लगाने वाला। पैरा ओमिक्रॉन चिंता का कारण इसलिए भी बन गया है कि अब तक इसके ज्यादातर मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में मिले हैं। हालांकि कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में भी मामले कम नहीं हैं। जिन राज्यों में अभी यह आंकड़ा 20 से कम है, उन्हें भी इसे मामूली मानकर नहीं चलना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना विषाणु के डेल्टा स्वरूप ने भी इसी तरह लोगों को चपेट में लिया था। डेल्टा स्वरूप ब्रिटेन से भारत में आया था। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक जितने मामले सामने आए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग दूसरे देशों से भारत में आए हैं। इसलिए हवाई अड्डों पर गहन जांच में जरा भी कोताही नए संकट को जन्म दे सकती है। संकट अब यह भी है कि दूसरी लहर के बाद देश के लगभग सभी हिस्सों में गतिविधियां सामान्य हो चली है। बाजारों में पहले की तरह भीड़ अब सामान्य बात है। ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा डेल्टा के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। पैरा भारत ने पिछले 1.25 साल में महामारी का भयानक मंजर देखा है। इस साल अप्रैल मई के दौरान महामारी की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया, उससे सबक लेने की जरूरत है। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि हम अब भी लापरवाह बने हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपायों को छोड़ दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों की तादाद खतरे को और बढ़ा रही है। आने वाले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव भी है। चुनाव सभाओं और रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर तो लगता है कि न तो राजनीतिक दलों को ही महामारी की तीसरी लहर को लेकर कोई जिम्मेदारी या समझ का भाव है, न ही लोगों को कोई चिंता है। कहने को केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। कई राज्यों ने क्रिसमस और नववर्ष के जन्म जैसे आयोजनों पर पाबंदी भी लगा दी है, लेकिन अब तक का अनुभव यही बताता है कि लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जन सामान्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्टॉप।
हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यात्म विदा भारतीय दर्शन एवं धर्म के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। इस प्रकार की दृढ़ भावना रखने वाला परतंत्र भारत का ही एक साधु था, जिसने समस्त विश्व को भारत के अध्यात्मवाद के चरणामृत का पान कराया और विदेशों में भारत का मस्तक ऊंचा किया। पैरा। जन्म से नरेंद्र दत्त और बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जगत विख्यात भारतीय नवजागरण के इस अग्रदूत का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के एक क्षत्रिय परिवार में श्री विश्वनाथ दत्त के घर में हुआ। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। पैरा। मेधावी बालक नरेंद्र सन 1879 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर कलकत्ता के जनरल असेंबली नामक कॉलेज में प्रविष्ट हो गया। कॉलेज में रहकर उसने इतिहास, साहित्य, दर्शन आदि विषयों का अध्ययन किया। अंत में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अपने छात्र जीवन में वे उन हिंदू युवकों के साथी थे जो यूरोप के उदार एवं विवेकशील चिंतनों की विचारधारा पर अनुरक्त थे तथा जो ईश्वरीय सत्ता एवं धर्म को शंका की दृष्टि से देखते थे। वे जिज्ञासु वृत्ति के थे। ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व की जिज्ञासा लेकर वे ब्रह्मा समाज में गए। उन्होंने केशव चंद्र सेन तथा महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के उपदेश सुने, पर जिज्ञासा शांत न हुई। अनेक धर्म गुरुओं के संपर्क में होते हुए अंत में नरेंद्र 17 वर्ष की आयु में दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस के मंत्र से अनुप्राणित हुए। परमहंस जी का नरेंद्र पर बहुत प्रभाव पड़ा। पैरा। नरेंद्र नाथ का शरीर काफी विशाल एवं हष्ट-पुष्ट था। वे कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घुड़सवार के प्रेमी और इन दोनों में दक्ष थे। वे संगीत के प्रेमी और तबला बजाने में सिद्धहस्त थे। उनका स्वभाव पुरुष के वेगों से उछल एवं उद्यम था और आरंभ से ही उनके भीतर राजसिकता के भाव थे। वे संस्कृत और अंग्रेजी के उद्बुद्ध विद्वान एवं यूरोप के तार्किकों एवं दार्शनिकों की विधाओं में परम निष्णात थे। पैरा। परमहंस स्वामी रामकृष्ण के समीप आकर उनके विचार परिवर्तित होने लगे। नरेंद्र ने उन्हें अपना दीक्षा गुरु बना लिया। इसी बीच नरेंद्र के पिताजी का देहावसान हो गया और परिवार का दायित्व उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने अच्छी नौकरी तलाश की, किंतु नौकरी न मिली। उन्हें बहुत दुख हुआ। पैरा। वे पुनः भगवान के अस्तित्व पर शंका करने लगे। इन शंकाओं में डूबा हुआ नरेंद्र पुनः गुरु की शरण में गया और विनती की, आप मेरे लिए काली माता से वरदान मांगे कि मेरा आर्थिक कष्ट दूर हो जाए। परमहंस ने कहा, माता से जो मांगता है तू स्वयं निसंकोच मांग ले, वे तेरे दुखों को जानती है। वहां से नरेंद्र मंदिर में गए और काली से धन की बात भूलकर उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए बुद्धि और भक्ति की याचना की। पैरा। नरेंद्र ने अनेक बार संन्यास लेने का विचार गुरु के सम्मुख प्रकट किया, किंतु परमहंस जी उचित अवसर न समझ इनकार करते रहे। अंत में एक दिन उपयुक्त अवसर देख रामकृष्ण परमहंस ने अपनी साधना का तेज और अपनी अदृश्य दर्शनी दृष्टि को नरेंद्र नाथ के हृदय में उतारकर उन्हें विवेकानंद बना दिया। रामकृष्ण और नरेंद्र नाथ का मिलन श्रद्धा और बुद्धि का मिलन था।
रहस्यवाद और बुद्धिवाद का मिलन था। पैरा सन 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस का देहावसान हो गया। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद कलकत्ता छोड़ उत्तर में स्थित वदायनगर के आश्रम में आकर निवास करने लगे। वहां उन्होंने दर्शन एवं अन्य शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। पैरा 2 वर्ष तपस्या और अध्ययन के उपरांत विवेकानंद समस्त भारत की यात्रा पर चल पड़े। इस यात्रा में स्वामी जी ने निम्नलिखित 3 कार्यों को अपना लक्ष्य बनाया। पहला, बुद्धिवादी समाज में धर्म के प्रति जो अश्रद्धा उत्पन्न हो गई थी उसको दूर करके धर्म की एक तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करना जो मानव के सांसारिक कृत्यों में बाधक न हो। हिंदू धर्म पर कम से कम यूरोपीय विद्वानों द्वारा असमर्थित धर्म इतिहास पर अविश्वास करने वाले हिंदुओं में स्वधर्म धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना। तीसरा, भारतीयों को आत्मगौरव की भावना से प्रेरित करना एवं उन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी बनाना। पैरा उन्होंने शक्ति की साधना में ही भारत का कल्याण बताया। उनका कहना था, शक्ति, पौरुष, श्राय, ब्रह्म तेज, इनके समन्वय से भारत की नई मानवता का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वीरता, बलिदान और निर्भयता की भिक्षाएं भी धर्म से निकाली एवं रुद्र, शिव तथा महाकाली को लोगों का आराध्य बना दिया। साथ ही यह भी उपदेश दिया, वास्तविक शिव की पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा में है, रोगी और कमजोर की पूजा में है। कहीं कहीं तो वे भारत के दारिद्र्य और दीनहीन दशा पर ईश्वर से भी विद्रोह करते दिखाई देते हैं। मेरे जीवन का परम उद्देश्य उस ईश्वर के विरुद्ध संघर्ष करना है जो परलोक में आनंद देने के बहाने इस लोक में मुझे रोटियों से वंचित रखता है, जो विधवाओं के आंसू पोंछने में असमर्थ है, जो माँ बाप से हीन बच्चों के मुख में रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता। पैरा 20वीं शताब्दी का यह युधिष्ठिर वस्तुतः अजात शत्रु था, महान मानव शिल्पी था। वह संगठन मंत्र का उद्गाता और हिंदू जीवन में जन जागरण का शंखवाद करने वाला ऋषि था। राष्ट्रचिति की स्वयंभू अभिव्यक्ति करता था। पैरा भारतीय इतिहास के देदीप्यमान नक्षत्र प्रातः स्मरणीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जीवन राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का अखंड स्रोत है। का उन पर पूरी तरह घटित होना, मातृभूमि के उत्थान की भावना की अखंड ज्योति उनके मन मंदिर में जीवन पर्यंत ज्योति रही। पैरा इनके पूर्वज कर्नाटक से यहाँ आए थे। उनके पिताजी का नाम श्री बल्लीराम पंत और माता का नाम श्रीमती रेवती बाई था। उनके 2 अग्रज सर्वश्री महादेव और सीताराम थे। उनकी 3 बहनें थीं। कुछ काल पश्चात उन्होंने भोजन के लिए यमराजों के घरों में जाना छोड़ दिया। हाँ, कुछ निश्चित घरों से सीधा ही स्वीकार करते थे। यथा समय बालक केशव की विधिवत पाठशाला शिक्षा प्रारंभ हुई, पर घर पर उन्हें अनेक श्लोक, राम रक्षा आदि के मंत्र सीखने को मिले। यज्ञोपवीति संस्कार होने पर संध्या पूजा, रुद्र पाठ आदि ब्रह्मकर्म का दैनिक शिक्षक आरंभ हुआ। पैरा देशभक्ति उनमें जन्मजात थी और विदेशी शासन की पीड़ा उन्हें बचपन से ही ग्रस्त करने लगी। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के
7वें वर्ष दिवस पर स्कूल में मिली मिठाई न खाकर उन्होंने कूड़े के ढेर में यह फेंक दी। स्टॉप। हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं वरन व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं वरन उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास निर्भर है। अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक भी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल, थल, वायुमंडल है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, हमारी परंपराओं का और उन सब परिस्थितियों का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित है या की गई है या की जा रही है। इसलिए पर्यावरण या परिवेश में जल, थल, वायु ही नहीं बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं, जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है। जैसे हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएं एवं संस्कृति आदि। पैरा। सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। जगत का अर्थ ही है गतिमान, और गति दोनों ओर संभव है, उन्नति की ओर भी और अवनति की ओर भी। पहली को हम प्रगति कहते हैं, दूसरी को अगति, विगति, अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं। वास्तव में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक विरोधाभासी और असंगत प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं होती है। वह कानून और व्यवस्था की मांग करता है, किंतु चलचित्र, दूरदर्शन आदि में स्वतः भड़की हिंसा या खेलों में युक्तिपूर्वक की गई हिंसा अथवा अनीति से मंत्रमुग्ध भी हो जाता है। मनुष्य अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्तियों के प्रति प्राय बहुत अधिक प्रतिद्वंदी होता है, किंतु कोई बाहरी खतरा उपस्थित होने पर उनके प्रति हद से ज़्यादा सहयोगी बन जाता है। वह सड़कों पर या युद्धों में सामूहिक विनाश के प्रति उदासीन रहता है, किंतु किसी खान में फंसे हुए एक व्यक्ति या किसी कुएं में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए ढेरों साधन जुटा लेता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य बंदर की संतान हो या न हो, किंतु उसमें खालिस बंदर की द्वैध प्रकृति प्राय ही होती है। उसमें शाकाहारी बंदरों की भांति वृक्षों में उछल कूद करने की प्रवृत्ति तो होती ही है, साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है जो अत्यंत संगठित गिरोहों में रहते हैं और भांति भांति का मांस खाने में मजा लेते हैं। मनुष्य की ऐसी परस्पर विरोधी इच्छा आकांक्षाओं से निपटना
असंभव होता है। फिर भी किसी प्रकार का संतुलित मध्यम मार्ग अपनाना अनिवार्य होता है। यही बुद्धिमानी का रास्ता है। विद्वानों ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 स्तरों में रखा है। पैरा महोदय, जो एक के बाद एक आते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं यथा भोजन, कपड़ा, मकान और आराम जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं। दूसरे स्तर पर आती है सुरक्षा और भविष्य के प्रति निश्चितता। इसके लिए मनुष्य भांति भांति की वस्तुओं का संग्रह करता है। फिर है सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे अपने परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोरंजनात्मक संगठन बनाना। चौथे स्तर पर है अहम संबंधी आवश्यकताएं, जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मतुष्टि आदि। आत्मपरितोष अर्थात उन्नति, विकास और ख्याति प्राप्ति की क्षमताओं को साकार करना व्यक्ति की अंतिम और उच्चतम अपेक्षाएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने आसपास उपलब्ध पर्यावरण का दोहन करता है। जल, थल, वायु ही नहीं, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जंतुओं तक का उपयोग करता है। सभी शक्तियों का, यहाँ तक कि सफल व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्तियों तक का दोहन करता है, जो शोषण की सीमा तक पहुँच जाता है। इसके लिए भांति भांति की तकनीकें खोजी और अपनाई जाती है। पैरा प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को भांति भांति की आवश्यकता की वस्तुएं अभूतपूर्व प्रचुरता से देकर संतुष्ट किया है और आवश्यकता की सीमा रेखा भी खिसकाई है। विलासिता और सजावट की ऐसी सामग्री भी दी है जो अब बहुत कुछ आवश्यकताओं में गिनी जाने लगी है। शौचल वाहन, दूरदर्शन, धुलाई मशीन, सफाई मशीन, सिलाई मशीन, स्टोव, चूल्हे, मिक्सी, फ्रिज आदि आदि अब बहुत से लोगों के लिए अनिवार्य आवश्यकता की कोटि में आ गई है। तकनीकी और औद्योगिकी से यह सब संभव हुआ है, किंतु एक ऐसा अल्प वर्ग भी है जिसके लिए विलासिता आवश्यकता की कोटि में आ चुकी है। विज्ञान की जन समुदाय के लिए जो मौलिक न्यूनतम आवश्यकताएं भी विलासिता ही बनी हुई है। औद्योगिकरण के सहारे मनुष्य ने जितना भी विकास किया है उसे वह उन्नति कहकर संतोष करने लगता है और अपनी द्वैध प्रकृति के कारण यह ध्यान नहीं देता कि इस विकास से वर्गभेद पनपा है। अमीरी गरीबी के बीच की खाई चौड़ी हुई है। जो व्यक्ति मानव की समानता, समाजवाद या साम्यवाद के गीत गाता है, वही अपनी द्वैध प्रकृति के कारण अपने पर्यावरण, यहाँ तक कि मानव के भी शोषण के नए नए तरीके खोजता है। यह शोषण बलात्कार की सीमा तक पहुँच गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, फलस्वरूप भांति भांति का औद्योगिकरण हुआ और जल, थल, वायु सब प्रदूषण के शिकार हो गए। जितना ही अधिक विकास हुआ उतना ही अधिक विनाश हुआ। प्राकृतिक संपदा का भीषण ह्रास हुआ। व्यापक वन विनाश से भूमि बंजर और मरुस्थल बन गई। एक बड़ा हवाई जहाज एक दिन में जितनी ऑक्सीजन खर्च करता है उतनी ऑक्सीजन 17,000 हेक्टेयर वन में
तैयार होती है और वन बचे ही कितने हैं। इस उद्योग प्रधान सभ्यता का केंद्र पूंजी है और धर्म स्वार्थ है। मनुष्य मनुष्य का शोषण कर रहा है। देश देश का। स्टॉप। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, देश भर के किसान भाइयों के इस समारोह को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जब मुझसे इस समारोह के उद्घाटन के लिए कहा गया तो मैंने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भारत का किसान वह व्यक्ति है जो सदियों से इस देश की रीढ़ है और अब भी है और मैं समझता हूँ कि आगे भी रहेगा। इसके 2 कारण हैं। एक तो उत्पादों की श्रेणी में किसानों का सर्वप्रथम स्थान है और दूसरे उनकी देश में भारी संख्या है। किसान का काम इतने महत्व का है कि सारे राष्ट्र को उस पर निर्भर करना पड़ता है। मानव की सबसे पहली आवश्यकता उदर पूर्ति के लिए अनाज की उपलब्धि है और यह कार्य किसान के ही बलबूते का है। इसके बाद कपड़े की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी रुई किसान ही पैदा करता है और यदि वह चाहे तो चरखा चलाकर समय का उपयोग कर सकता है जो यूं ही नष्ट हो जाता है और इस प्रकार कपड़े के लिए सूत भी तैयार कर सकता है। किसानों के कल्याण का अर्थ देश की जनता के एक बहुत बड़े भाग का कल्याण समझना चाहिए। हमारे देहातों की उन्नति और उनका यथोचित विकास वास्तव में बहुत दूर तक किसानों की उन्नति से बढ़कर और कुछ नहीं। यही कारण है कि देहात सुधार के सभी कामों की सफलता का मापदंड किसान की स्थिति को ही समझा जाता है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस संगठन में केवल खेतिहर लोग ही सम्मिलित नहीं हैं, बल्कि उन सब संस्थाओं और वर्गों के प्रतिनिधि भी हैं जिनका खेती से संबंध है और जिनका दैनिक जीवन में किसानों से संबंध पड़ता है। हमारे किसान भाइयों का काम कुछ इस प्रकार का है कि अधिकतर उन्हें खेती या उसकी देखभाल के संबंध में गांवों में ही रहना पड़ता है। इसलिए ऐसे अवसर जब उनका संपर्क दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से हो सके, उन्हीं के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी मूल्यवान है। एक दूसरे से मिलना और विचार विमर्श करना दृष्टिकोण को अधिक विस्तृत बनाने का सर्वोत्तम साधन है। इन दिनों जबकि राष्ट्र निर्माण और विकास के कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई और चालू की जा रही है, इस प्रकार के संपर्क और एक दूसरे के विचार जानने का विशेष महत्व है। इसलिए मैं इस आयोजन का हृदय से स्वागत करता हूं और इसके संयोजकों को बधाई देता हूं। पैरा, मैं समझता हूं कि दूसरी बातों के जानने के साथ साथ एक बात ऐसी है जिसका ज्ञान सहज और सुग्राह्य रूप से किसानों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। क्षितिज समाज की धारणा यह है कि हमारे देश के किसान रूढ़िवादी है और वे अपनी पुरानी रीति नीति को जल्दी नहीं बदलते, इसलिए उनमें नए विचार अथवा
नई प्रक्रियाओं का प्रचार बहुत कठिन होता है। मैं समझता हूँ कि यह एक अत्यंत भ्रामक विचार है। यह सच है प्यारा महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि खेती के साथ साथ गोवंश की भी उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि हमारी खेती उसी पर निर्भर है। गाय हमें दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि के रूप में पुष्टिकर भोजन देती है। इसके अतिरिक्त खेतों के लिए अच्छी से अच्छी खाद देती है, जिसको हम अपने अज्ञान से या तो बिल्कुल नष्ट कर देते हैं या उससे जितना लाभ उठा सकते हैं नहीं उठाते। वह बछड़े देती है जो हल जोतते हैं और गाड़ियों को खींचते हैं, यहाँ तक कि मरने पर वह बहुमूल्य चमड़ा भी दे जाती है। और यदि अन्य वस्तुओं का भी ठीक उपयोग करे तो अन्य आवश्यक चीजें भी उसके मृत शरीर से हम पा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि यदि हम गोपालक ठीक से करें तो एक बार फिर इस देश में दूध की नदियाँ बहने लग सकती है। इसके लिए कुछ रूढ़ियों को छोड़ना होगा और गाय के लिए समग्र सेवा भाव को ग्रहण करना होगा, अर्थात उसको अच्छा पुष्टिकर भोजन देने से लेकर नस्ल सुधार और मरने पर उसके शरीर से या जो कुछ भी लाभ उठाया जा सकता है उसको प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। जब तक कृषि सुधार और गौ संवर्धन के कार्य साथ साथ नहीं किए जाएंगे, तब तक खाद्य समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकेगी। खाद्य पदार्थों में अन्न आवश्यक है, पर दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि अर्थात गोरस भी किसी रूप में कम आवश्यक नहीं है। प्यारा देश की कृषि अनुसंधान शालाओं को जो खेती और फसलों की नस्ल सुधार आदि का काम बराबर कर रही है, उस काम के परिणामों का किसानों में पूरी तरह प्रचार करना चाहिए। तभी देश को इन वैज्ञानिक खोजों का पूरा लाभ मिल सकता है। पश्चिमी देशों के प्रशिक्षणों से खेती के क्षेत्र में इन अनुसंधानों और वैज्ञानिक खोजों का महत्व और उत्पादन पर प्रभाव भली प्रकार प्रमाणित हो चुका है। पूर्व में जापान ने वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार खेती करनी आरंभ की और इसके फलस्वरूप वहाँ के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गई। इस प्रकार अपने निर्वाह के लिए काफ़ी खाद्य पदार्थ पैदा करने के लिए, जिसमें अनाज और गोरस दोनों हैं, किसानों को नई खोजों से लाभ उठाकर नई पद्धतियाँ अपनानी चाहिए। इस संबंध में आपके समाज का यह सुझाव कि किसानों को पूसा कृषि अनुसंधान शाला और राज्यों में स्थित अनुसंधान शालाओं में कुछ दिन रहने का अवसर दिया जाए, अत्यंत प्रशंसनीय है। मेरा विश्वास है कि किसानों और हमारे अनुसंधानकर्ताओं के बीच इस प्रकार के मेलजोल का फल बहुत ही लाभदायक होगा और इस प्रकार किसान लोग सभी वैज्ञानिक खोजों को समझ और देखभाल कर काम में ला सकते हैं। भारत कृषक समाज इन सभी खेती और किसान संबंधी कार्यों में बहुत कुछ कर सकता है। यह किसानों का अपना संगठन है और व्यवहारिक सहायता की आशा
कर सकते हैं। स्टॉप। आशा करता हूँ डिक्टेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देवें और ऐसी रोज़ डिक्टेशन के लिए कृपया बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। उनकी शारीरिक क्षमताएं या असमताएं अलग अलग है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पैसे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सबके आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। पैरा। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लेस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे, पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। पैरा। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। पैरा। आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। पैरा। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि
किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण ले, दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है। लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्ट दोनों में अमीर और गरीब है। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टों के बीच भारी मारकाट चलती रही है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुती जाती है तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती है, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। तीसरी चीज है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाएं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाए और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम न हो। बहरहाल राजनीतिक दल के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय है। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल
स्वाभाविक रूप से उठता है। क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? करीब 10 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। स्टॉप।